From the top court for our viewers, the Supreme Court stinger for the Enforcement Directorate. Arvind Kejriwal moves High Court against the ED summons. पिछले कुछ 5 से 10 सालों में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाइयों ने सुर्खियां बहुत बटोरी है। इस जांच एजेंसी को अब सीबीआई और एनआईए से भी ज्यादा ताकतवर माना जाता है। आखिर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी इतनी ताकतवर कैसे हो गई, जिसकी वजह से विपक्ष के नेताओं में हमेशा बेचैनी रहती है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह पहला मौका था जब किसी मुख्यमंत्री को पद में रहते हुए गिरफ्तार किया गया। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि ईडी इतनी ताकतवर कैसे बनी, क्या है इसके शुरू से और अब तक की पूरी कहानी। आजादी के बाद विदेशों में चल रहे स्टॉक एक्सचेंज में लेन देन करने वाले लोगों की जांच की जरूरत महसूस हुई। हालांकि इसके लिए देश की आजादी के समय से एक कानून था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट यानी कि फेरा। साल 1956 में देश में जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। इस दौरान आर्थिक मामलों के विभाग ने एक अलग यूनिट बनाने का प्रस्ताव रखा। इस यूनिट का नाम रखा एनफोर्समेंट यूनिट। दिल्ली में इसका ऑफिस खोला गया और एक लीगल सर्विस ऑफिसर इसका करता रहता यानी कि डायरेक्टर बना दिया गया। इसके बाद आरबीआई के एक अन्य अधिकारी को इस डायरेक्टर का असिस्टेंट बना दिया गया। साथ ही 3 इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अफसर भी इस यूनिट में शामिल किए गए। मुंबई, मद्रास और कोलकाता में इन्फोर्समेंट यूनिट की 3 शाखाएं भी खोली गई, क्योंकि इन तीनों शहरों में स्टॉक एक्सचेंज हुआ करते थे। इसके बाद इस संस्था का नाम बदलकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी कर दिया गया। 1960 में ईडी का कंट्रोल राजस्व विभाग को सौंपा गया। कुछ वक्त बाद 1947 का फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट निरस्त हो गया और इसकी जगह 1973 में आए नए फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ने ले ली, जिसके अंदर ईडी काम करने लगा। साल 1973 से साल 1977 तक ईडी पर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का प्रशासनिक नियंत्रण रहा। ईडी ने कई बड़े हाई प्रोफाइल लोगों से जुड़े मामले हैंडल किए। फेरा अधिनियम 1973 के तहत ईडी को बिना वारंट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या उसके ऑफिस में घुसने का अधिकार था। 90 के दशक तक ईडी का सबसे ज्यादा डर उद्योगपतियों के बीच में रहा। साल 2000 में फेरा अधिनियम को फिर से निरस्त कर दिया गया। इसकी जगह पैमाने ले ली। इसके चलते अब ईडी लोगों को गिरफ्तार कर हिरासत में नहीं रख सकती थी। साल 2002 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। इस दौरान प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए संसद में पेश किया गया। 1 जुलाई 2005 को यूपीए सरकार ने अटल सरकार के समय बने पीएमएलए कानून को लागू कर दिया। फिर यूपीए सरकार ने 2012 में पीएमएल संशोधन अधिनियम लाकर इसके तहत आने वाले अपराधों का दायरा बढ़ा दिया। इसमें धन छुपाने, अधिग्रहण और धन के आपराधिक कामों में इस्तेमाल को शामिल किया गया। इसकी बदौलत ईडी को कुछ और विशेषाधिकार मिल गए। इसके बाद विदेशों में शरण लेने वाले अपराधियों की तादाद बढ़ी, तो इससे निपटने के लिए बीजेपी सरकार ने साल 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम यानी कि एफपीओए लाया गया। इसके तहत कार्य करने की जिम्मेदारी ईडी को दे दी गई। जब किसी थाने में 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की रकम गलत तरीके से कमाने का मामला दर्ज हो तो यह सूचना पुलिस ईडी को देती है। इसके बाद वो खुद एफआईआर और चार्जशीट मांग सकती है। इसमें देखती है कि मामला मनी लॉन्ड्रिंग का तो नहीं है। ईडी को पीएमएलए कानून से ताकत मिलती है। पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये क्रिमिनल लॉ है। इसके तहत ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों की संपत्ति की जांच, पूछताछ, गिरफ्तार और संपत्ति जब्त करने का अधिकार है। पीएमएलए अकेला ऐसा कानून है जिसके तहत जांच करने वाले अफसर को दिया गया बयान कोर्ट में सबूत माना जाता है, जबकि बाकी कानूनों के तहत ऐसे बयान की कोर्ट में कोई भी वैल्यू नहीं है। किसी आरोपी को सिर्फ तब जमानत दी जा सकती है जब कोर्ट इस बात से संतुष्ट हो कि आरोपी वास्तव में दोषी तो नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग कंफर्म हो जाने पर ईडी संपत्ति की खोज करती है और फिर उसे जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर देती है। पीएमएलए के सेक्शन 4 के तहत दंडनीय अपराधों के मामले में स्पेशल कोर्ट्स में सुने जाते हैं। इन्हें पीएमएलए कोर्ट कहा जाता है। पीएमएलए कोर्ट में किसी ऑर्डर के खिलाफ उच्च अदालत में अपील की जा सकती है। अब बात करते हैं कि ईडी इतनी पावरफुल कैसे बनी। 2020 का एक किस्सा याद होगा आपको, जब एक के बाद एक 8 राज्यों ने सीबीआई को अपने यहाँ बिना परमिशन घुसने से रोक दिया। इसमें पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल और मिजोरम जैसे राज्य थे। इससे यह साफ हो जाता है कि दिल्ली पुलिस स्पेशल स्टूडेंट एक्ट 1946 के तहत बनी सीबीआई को किसी भी राज्य में घुसने के लिए राज्य सरकार की अनुमति जरूरी होती है। तब सीबीआई कहीं भी जाकर पूछताछ और गिरफ्तारी कर सकती है। लेकिन करप्शन के मामलों में अफसर पर मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को उनके डिपार्टमेंट से अनुमति लेनी होती है। इसी तरह नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए को कानूनी ताकत
एनआईए एक्ट 2008 से मिलती है। एनआईए पूरे देश में काम कर सकती है, लेकिन उसका दायरा केवल आतंक से जुड़े मामलों तक सीमित रहता है। इन दोनों से उलट ईडी केंद्र सरकार की इकलौती ऐसी जांच एजेंसी है जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में नेताओं को और अफसरों को तलब करने या उन पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं होती। क्रिमिनल केस में किसी भी जनप्रतिनिधि को गिरफ्तार किया जा सकता है। शराब घोटाले में केजरीवाल पर क्रिमिनल केस दर्ज है, इस वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। ईडी छापा भी मार सकती है, प्रॉपर्टी को भी जब्त कर सकती है। हालांकि अगर प्रॉपर्टी इस्तेमाल में है, जैसे मकान या कोई होटल है, तो उसे खाली नहीं करा सकती। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी जिसे गिरफ्तार करती है, उसे जमानत मिलना भी बेहद मुश्किल होता है। इस कानून के तहत जांच करने वाले अफसर के सामने दिए गए बयान को कोर्ट सबूत मानता है। साल 2002 में इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट में बताया कि ईडी ने पिछले 18 सालों में 147 नेताओं की जांच की, इनमें से 85% विपक्ष के नेता थे। अगर हम देखें तो 2014 के बाद बीजेपी सरकार में 8 सालों में नेताओं के खिलाफ ईडी के इस्तेमाल में 4 गुना की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान 121 नेता जांच के दायरे में आए, जिनमें से 115 विपक्ष के नेता थे, यानी इस दौरान 95% विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई हुई थी। जबकि कांग्रेस सरकार में यानी 2004 से और 2014 के बीच ईडी ने 26 नेताओं की जांच की, इनमें से विपक्ष के 14 नेता यानी कि 54% नेता शामिल थे। इससे यह तो साबित हो जाता है कि कांग्रेस सरकार के बजाय बीजेपी सरकार ने इस जांच एजेंसी का ज्यादा इस्तेमाल किया है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिलती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।